इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट चैप्टर है ये। और इसमें कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, जब तक इस चैप्टर को बिंदु वाइज हम नहीं समझ पाएंगे, बाकी के जितने चैप्टर्स हैं उसमें जो जो निर्णय लिए गए हैं या जो जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको समझना उतना सहज नहीं रहता है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं इसको स्टेप वाइज हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को ये सहजता से समझ में आ जाए। बस आप तारतम्य बनाए रखिएगा और तन्मयता के साथ बस केवल सुनने का प्रयास करिएगा। सुन करके ही सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स के सभी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो आजादी के बाद भारत को प्राप्त हुई। लेकिन जो भी स्टेज हम पढ़ेंगे, उन सभी स्टेजेस में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज पुअर, बैकवर्ड, stagnant, इंडियन इकोनॉमी पुअर इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, और चौथा पॉइंट हम डाल सकते हैं, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिश इकोनॉमी। चूंकि आजादी मिल चुकी थी इसलिए मैं इस बिंदु को नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यह सच है कि जिस समय आजादी मिली उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अंग्रेजी व्यवस्था पर निर्भर थी। यानी जब हम आजाद हुए हैं तो इंडियन इकोनॉमी के जो जो सेक्टर बनते हैं, जो सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे फॉरेन ट्रेड सेक्टर हो, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो, उन सभी स्टेजेस में जो कॉमन चीज है वो ये है कि पुअरनेस, बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंटनेस वाज प्रेजेंट इन ऑल द स्टेजेस। ये तीनों ही चीजें सभी स्टेजेस में प्रेजेंट थी। दे वर प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस। अब सवाल ये उठता है ये जानने के बाद कि भारत जब आजाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमको ये मालूम पड़ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पुअर है, बैकवर्ड है और स्टैग्नेंट है, और अंग्रेजों ने अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स हम पर राज किया। तो सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने 200 सालों में कोई काम नहीं किया? इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए अंग्रेजों के शासन काल से पहले वाले काल में जाना होगा और वहां देखना होगा कि उस समय इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो उस समय जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी। वो इंडिपेंडेंट थी, वो सेल्फ
रिलायंट थी और प्रोग्रेसिव थी या प्रोग्रेस वाली थी। अब अंग्रेजों के आने से पहले, मीन्स बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंडियन इकोनॉमी वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड इट वॉज गेटिंग प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी सेक्टर एट दैट पीरियड। यानी इंडियन इकोनॉमी उस समय इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रोग्रेस इकोनॉमी थी। आई शुड यूज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इन एवरी दीज वर्ड्स ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी आजादी, यानी अंग्रेजों के आने से पहले भारत की व्यवस्था, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी और प्रोग्रेस इकोनॉमी थी। ये अंग्रेजों के आने से पहले की व्यवस्था है, मीन्स बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। और ये व्यवस्था है जब हमारा देश आजाद हुआ। Means on the eve of independence, we see that Indian economy was characterized by poorness, backwardness and stagnantness. इंडियन इकोनॉमी एकदम पुअर थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, गरीब हो चुकी थी, पिछड़ी थी और ठहरी हुई थी। मगर अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी आजाद थी, आत्मनिर्भर थी और सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस कर रही थी। तो अब सवाल यह उठता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि इंडियन इकोनॉमी पिछड़ गई? What happened during the British periods due to which Indian economy had to face lot of complication and it got characteristics of poorness, backwardness and stagnant. ऐसा क्या हो गया कि इंडियन इकोनॉमी जब आजाद हुई तो वो पुअर हो गई, बैकवर्ड हो गई और स्टैग्नेंट हो गई? ऐसा क्या हो गया? इसको समझने के लिए अंग्रेजी शासनकाल में जो स्टेजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनको सेपरेटली पढ़ना होगा। तो मैं पहले स्टेज को ले रहा हूं और उसका नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये सारी चीजें हमने देख ली इसमें। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में जिससे वो पुअर हो गई, बैकवर्ड हो गई और स्टैग्नेंट हो गई आजादी के बाद। हमें आजादी के बाद ये तीन रूप हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। सॉरी, तो ये जानने के लिए हमको आजादी से पहले और उससे भी पहले, यानी अंग्रेजों के आने से पहले वाले शासनकाल में जाना होगा और उस समय देखना होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसी थी। मीन्स वी हैव टू सी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स हाउ वाज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उस समय को अगर हमें देखना है तो हमको पहले वो देखना होगा। तो आजादी, यानी अंग्रेजों के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज प्रोग्रेसिव, इट वॉज सेल्फ रिलायंट and it was able to fulfill the requirement of each and every people of हिंदुस्तान। अंग्रेजों के आने से पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर फेबुलस था, अपना विकास कर रहा था, चरमोत्कर्ष पे था। ऐसा नहीं है कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर उस समय रेवेन्यू नहीं देता था, देता था। एग्रीकल्चर सेक्टर राजाओं को लगान देता था और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर लेता था। इसके अलावा ये सेक्टर उस समय की औद्योगिक व्यवस्था, उस समय के
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने में सक्षम था, अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने में सक्षम था। यानी अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जिस पर इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो सेक्टर अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लायक था। अगर मौसम एग्रीकल्चरल सेक्टर के खिलाफ होता था तो उस समय के राजा रजवाड़े किसानों की मदद करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसी से प्राप्त होने वाली रेवेन्यू से वो अपना शासन हिंदुस्तान में चला सकते हैं। हालांकि उस समय हिंदुस्तान में ये पोर्शन भी शामिल है जो आज की डेट में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और ये पोर्शन भी शामिल है जो आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हैं। अगर हम उस समय के विषय में ध्यान दें तो उस समय किसान अपना पेट भरने के लिए खेती करता था। यानी उस समय सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। तो कौन सी फार्मिंग होती थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सवाल यह उठता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एक फार्मर अपने फैमिली के लिए खेती करता है और थोड़ा सा सरप्लस होता है जिसको वो बाजार में जाके बेचता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग। Means subsistence farming refers to farming in which the crops are produced to meet the basic needs of the family. Basic needs of the family with little surplus for marketing. तो यहां थोड़ा सा ज्यादा होता था जो मार्केटिंग के लिए होता था, लेकिन चूंकि सारे किसान अच्छे से खेती करते थे इसलिए मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। अब ये देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पुअर, बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो गया। तो इसके लिए हम अंग्रेजों के समय का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। तो पहले अंग्रेजों के शासनकाल को समझ लें। अंग्रेज जब यहां पर आए तो व्यापारी बनकर आए थे, एज ए ट्रेडर आए, और एज ए ट्रेडर आने के बाद उन्होंने यहां व्यापार किया। व्यापार करने के बाद उन्होंने यहां लाभ कमाया और उन्होंने ये देखा कि यहां पर बहुत ज्यादा मुनाफा है ट्रेड में, और उसी मुनाफे के बदौलत इन्होंने अपनी स्थिति को भारत में मजबूत किया और धीरे धीरे पॉलिटिकली इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। यानी इन सबके पीछे जो मेन कारण है वो है ट्रेड। और अंग्रेज इस बात को अच्छे से समझते थे कि ट्रेडिंग इज द रूट ऑफ पॉलिटिकल ट्री विच वॉज फ्लरिशिंग इन इंडियन टेरिटरी। तो जो पॉलिटिकल टेरिटरी, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो अंग्रेजों का हमको यहां पर दिखता है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उद्योग में थी, बिजनेस में था। इसलिए उन्होंने कभी बिजनेस को निग्लेक्ट नहीं किया। हर वक्त उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब सवाल उठता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कहां से उनको फायदा देगा? तो दो तरीके से। पहला, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू अपनी इनकम को फिक्स करने का प्रयास किया। देखिए, दोबारा ध्यान दें, उन्होंने अपने इनकम को फिक्स करने का प्रयास किया, क्योंकि अच्छे से जानते थे कि ये इनकी जमीन नहीं है और इनको यहां रहना नहीं है, मगर यहां रहने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा चाहिए। इसीलिए इन्होंने अपनी स्थिति को भारत में मजबूत करने के लिए, जो उस समय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, इन्होंने लगान के थ्रू अपनी इनकम को फिक्स किया।
और उस इनकम का इस्तेमाल पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर के और पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए हिंदुस्तान में किया और अपने ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए किया। उस इनकम को फिक्स करने के लिए इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एडॉप्ट किया और इसके तहत इन्होंने 3 चीजों को एडॉप्ट किया, 3 सिस्टम एडॉप्ट किए। पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा महलवाड़ी सिस्टम, और तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम। अब यहां चूंकि हम हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मगर ये 3 वो सिस्टम है जिसके तहत अंग्रेजों ने अपनी इनकम को फिक्स किया। इस सिस्टम के तहत मुख्य रूप से 3 लोग सामने आए, 3 लोग। पहला द ब्रिटिश रूलर, दूसरा अगर हम देखें तो लैंडलॉर्ड्स, एंड थर्ड इज लैंडलेस टिलर्स या कल्टीवेटर्स हम यहां पर कह सकते हैं। कल्टीवेटर्स, ये 3 लोग हैं। इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत अंग्रेजों ने अपनी आमदनी फिक्स कर ली, यानी ब्रिटिशर्स फिक्स देयर इनकम। अब उस इनकम को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब आइए लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जब तक लगान की एक निश्चित मात्रा निश्चित समय पर ब्रिटिशर्स को देते थे, तब तक वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जमींदार बन के रहते थे। ना देने की स्थिति में लैंडलॉर्ड के अधिकार को दूसरे व्यक्ति को बेच करके इनकम लेकर के ब्रिटिशर्स अपनी इनकम को फिक्स कर लेते थे और जो पुराना वाला लैंडलॉर्ड है उसके अधिकार चले जाते थे। क्योंकि अब यहां पर लैंड पर अधिकार फिक्स नहीं है लैंडलॉर्ड का, इसीलिए वो मर्सीलेस होकर के कल्टीवेटर से जमीन का लगान हर कीमत पर वसूल करता था, हर कीमत पर। लैंडलॉर्ड ये बात जानता था कि उसकी जमीन निश्चित नहीं है, कभी भी उससे छीनी जा सकती है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किसी की तरफ से नहीं था, ना ब्रिटिशर्स की तरफ से ना लैंडलॉर्ड की तरफ से। तो जाहिर सी बात है जमीन से उपज यानी जमीन से जो आमदनी होगी वो फिक्स नहीं रह सकती। इसलिए लैंडलॉर्ड्स को ये बात मालूम थी कि उनका अधिकार जमीन पर फिक्स नहीं है, कभी भी उनके हाथ से वो अधिकार छीना जा सकता है अगर वो समय पर लगान नहीं देते हैं तो। और कल्टीवेटर्स उपज करने के बाद लगान देने के उपरांत उनके पास इतना कम बचता था, इतनी आमदनी कम होती थी या इतनी कम उपज इनको प्राप्त होती थी कि उससे उनका गुजर बसर बहुत कठिन था। means the part which they were having with themselves, that was not sufficient even for their life, even for management of their
बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहां भी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बनता नहीं है। यानी ना तो ये इन्वेस्टमेंट करने लायक थे, ना ये करना चाहते थे, और अंग्रेजों का मकसद पैसा कमाना था, ना कि भारतीय व्यवस्था को मजबूत करना। यानी जमीन में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई। अंग्रेजों की जो नीयत है, they used to charge a very high rate of land revenue from the cultivators, because of which the small farmers neither had sufficient resources nor the incentive to invest in agriculture. बहुत बड़ी मात्रा में चार्जेस होते थे इन लोगों के ऊपर लगान के, जिसकी वजह से इनके पास कोई बचता ही नहीं था ना ये, और ऐसी स्थिति में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। और अब सवाल ये उठता है, देखिए एक बच्चा सवाल कर सकता है, सर जब यहां कुछ बचता ही नहीं था तो ये खेती करते क्यों थे? भाई सवाल देखिए एकदम एकदम सही है, ये खेती करते क्यों थे? तो आप आज के जमाने के हिसाब से सोच रहे हैं, जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर यहां आमदनी नहीं हो रही है तो आप वो बिजनेस कर लीजिए, वो बिजनेस नहीं हो रहा है चलिए वो बिजनेस कर लेते हैं। आज गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, मगर उस समय कौन था? कोई नहीं। राजा रजवाड़े चले गए अंग्रेजों के आने के बाद, और अंग्रेज केवल अपने लिए ध्यान दे रहे थे, भारतीयों के लिए नहीं, भारतीयों के लिए नहीं। और किसान अपने आप को धरती का पुत्र मानता था और धरती को धरती मां मानता था, तो किसी भी स्थिति में उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो मर जाए, चाहे कर्जे में दब जाए। इसीलिए प्रेमचंद्र ने लिखा भी है कि भारत का किसान कर्जे में पैदा होता था और कर्जे में मरता था। कोई और ऑप्शन भी नहीं था जिससे खेती छोड़ करके वो कहीं जाए, कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरन उनको इसी में रहना पड़ा। मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेशनल एवेन्यूज outside agriculture, farmers had to be here only. अब इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स की एक और करतूत थी, ना केवल इनसे बड़ी मात्रा में लगान लेते थे, बल्कि वो इनको अपने खेतों में बेगार में खेती कराते थे, यानी उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देते थे। यानी भारत का किसान अपने खेतों में काम करता था, बहुत बड़ा शेयर जो है इनको देता था, इससे अंग्रेज आगे बढ़ते थे। लैंडलॉर्ड इनसे अपने खेतों में काम कराता था तो कोई आमदनी नहीं देता था। यानी ये जो वर्ग है इसकी आमदनी केवल इतनी थी कि वो अपने परिवार को जिला सकता था और शायद अपनी मौत को कुछ समय के लिए टाल सकता था, कि कोई सपोर्ट इसको नहीं था। अगर बरसात अच्छी हुई, भगवान ने साथ दिया, फसल होगी, नहीं दिया नहीं होगी। इसके अलावा जो एक और चीज देखने के लिए है वो यही है कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड रह गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्ड बैकवर्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन agricultural sector, either from the British side or from the landlord or landless cultivators. दूसरा पॉइंट आता है हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी। इसमें हम ये देखेंगे कि खेती क्या सुरक्षित थी। तो अंग्रेजों के आने से पहले खेती सुरक्षित थी, क्योंकि राजा रजवाड़े इन पर ध्यान देते थे और समय समय पर नहर और पोखरों की खुदवाई करवाते थे और समय समय पर सपोर्ट करते थे, क्योंकि उसी की आमदनी से उनका भी शासन चलता था। मगर अंग्रेजों के आने के बाद देखा क्या गया
कि अंग्रेजों ने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, नो इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। नो इंप्रूवमेंट इन एनी सेक्टर, no irrigation improvement, no drainage facility was provided from the British side। कोई ड्रेनेज फैसिलिटी अंग्रेजों की तरफ से नहीं दी गई, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हुई। इसके अलावा जो इनकी उपज होती थी वो सस्ती दर पे बेची जाती थी, इससे इनको लाभ नहीं होता था, घाटे का खतरा हमेशा बना रहता था। इसके अलावा हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट नहीं हुआ, यहां पे टेक्निकली कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, नो इंप्रूवमेंट एट टेक्निकल लेवल। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का संरक्षण अंग्रेजों की तरफ से नहीं दिया गया, इसीलिए खेती करना खतरे से भरी हुई थी। It was not able, yani means agriculture was not able to provide any kind of benefit to the cultivators. It was full of vulnerability. तीसरी, commercialization of एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन। अब कई बार लड़के कहते हैं सर कॉमर्शियलाइजेशन तो अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, एकदम सही बात है, अंग्रेजों का ही कंट्रीब्यूशन है कि भारतीय एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन हुआ और इससे भारत के किसान कैश क्रॉप उगाने लगे। भारतीय किसान कैश क्रॉप्स उगाने लगे, मगर इस कैश क्रॉप का फायदा ब्रिटिश ट्रेडर्स को हुआ करता था, क्योंकि भारत का किसान अपने क्रॉप्स को कम कीमत पर अंग्रेजों को बेचता था, तो सारा फायदा तो वही उठाते थे। मगर कुछ लोग ये भी पूछ बैठते हैं सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले जो मैंने आपको बताई थी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है उसको दोबारा सुन लें। सबसिस्टेंस फार्मिंग रेफर्स टू द फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द बेसिक नीड ऑफ फैमिली, बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। तो यहां पर फैमिली के बेसिक नीड के लिए खेती होती थी विद द सरप्लस फॉर द मार्केट। मगर कॉमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, फैमिली के लिए खेती नहीं होती है, फैमिली के लिए खेती नहीं होती है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मार्केट। यहां पर मार्केट के लिए खेती होती है, यहां पर मार्केट के लिए खेती होती है, फैमिली के लिए नहीं। And since cultivation is done for the market, so definitely they get cash from the market. They get cash from the market. और उनको मार्केट से कैश मिलता था। चूंकि ये कैश क्रॉप था और उनके ऊपर इस बात की बाउंडेशन थी कि वो केवल अंग्रेजों को बेचेंगे और किसी को नहीं, इसीलिए सारा फायदा अंग्रेज करते थे। क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का एक छत्र राज था। कहना होगा ब्रिटिशर्स वर मोनोपोलिस्ट हियर एंड दे ओनली हैड राइट टू परचेस कैश क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर्स कुड नॉट सेल कैश क्रॉप टू एनी अदर देन द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को छोड़ के किसी दूसरे को नहीं बेच सकते थे ये लोग, इसीलिए सारा फायदा केवल अंग्रेजों को होता था और किसी को नहीं।
तो जाहिर सी बात है इससे फायदा एक तरफ तो अंग्रेजों का हो गया, दूसरा जो फायदा एक तरफ तो अंग्रेजों का हो गया और भारतीय किसानों का नुकसान हो गया। दूसरा जो नुकसान है वो देख लेते हैं। चूंकि कॉमर्शियलाइजेशन के तहत कैश क्रॉप हो रहा है, जब आप किसी खेत पर कैश क्रॉप उगाएंगे यानी अफीम, जूट, शुगर कैन, कॉटन, अगर आप इनकी खेती करेंगे, अफीम अगर आप इनकी खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बाकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की खेती नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उस समय यानी स्पेशली अंग्रेजों के शासनकाल में सब्सिस्टेंस फार्मिंग की मात्रा कम हो गई, जिसके कारण बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने वाली फसल की कमी हो गई। अब चूंकि उस तरह के फसलों की कमी हो गई, इस कारण बार बार भारत में अकाल पड़े, इसमें कहीं कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। कमर्शियलाइजेशन की वजह से भारत में बार बार फैमिन हुआ। लाइन एकदम क्लियर है, Britishers transferred Indian agriculture into the raw material exporting activity as a result of reduction of production of food crops, and lack of proper policies. The country had to suffer from frequent occurrence of famine. यानी फैमिन्स बड़ी मात्रा में बार बार भारत में आए, फ्रीक्वेंट तरीके से। यह भी कारण रहा कि भारतीय एग्रीकल्चर अंग्रेजों के शासनकाल में विकास नहीं कर पाई और वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट होकर रह गई। अब डी पॉइंट है एंड दैट इज partition of the country। अब अंग्रेजों के समय में तो ये 3 एक्टिविटीज हुई, मगर जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के कारण पूरे हिंदुस्तान को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला जिसको हम इंडिया कहते हैं, दूसरा जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। 2 ही भाग थे वैसे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, मगर देखने में तो लग रहा है कि 1, 2 और 3। हाँ तो 3 ही है, मगर 2 पार्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। अब पार्टीशन का क्या असर हुआ है एग्रीकल्चर पे, अब इसको देख लेते हैं। तो पार्टीशन की वजह से हमारे जूट इंडस्ट्रीज तो यहीं पे रह गए, यानी वेस्ट बंगाल में, लेकिन जूट इंडस्ट्री के लिए और कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल तैयार होती थी, जो रॉ मटेरियल हमको मिलती थी, वो खेती चली गई वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में, यानी ईस्ट पाकिस्तान में। अब रॉ मटेरियल यहां है और मशीनें यहां हैं, फैक्ट्रियां यहां हैं, तो इससे इनको भी नुकसान हुआ और भारत को भी नुकसान हुआ, और इस कारण इंडस्ट्रीज पर तो बुरा असर पड़ा ही पड़ा, खेती पर भी इसका असर पड़ने लगा। दूसरा, पंजाब के 2 हिस्से हुए, ये बना ईस्ट पंजाब और ये बना वेस्ट पंजाब। तो वेस्ट पंजाब का इलाका और बलूचिस्तान का इलाका ये गेहूं की फसल के लिए काफी प्रसिद्ध था। सीरियल क्रॉप्स यहां बड़ी मात्रा में उगाए जाते थे, और सीरियल क्रॉप्स चले गए कहां, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाने की वजह से भारत में मौजूद उस समय की पॉपुलेशन को अनाज उपलब्ध होना कठिन हो गया। यानी उस समय की जो एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में रही या भारत को जो प्राप्त हुई, वो भारत की पॉपुलेशन के लिए काफी नहीं थी।
और इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम यही देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय पुअर थी, बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी। उस समय की एग्रीकल्चर सेक्टर पुअर थी, बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी, जबकि वही अंग्रेजों के आने से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी एंड प्रोग्रेसिव थी और इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन के रूप में काम करती थी। मीन्स इट वॉज वर्किंग एट द 4 लेवल। It was independent, it was self-reliant, it was very progressive, as well as it was working as a backbone for the Indian economy just before the advent of Britishers. अब हम दूसरे सेक्टर पे वर्कआउट करेंगे और दूसरे सेक्टर पे वर्कआउट करने के लिए अब इन चीजों को मुझे मिटाना होगा। Next point is industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उस समय का औद्योगिक क्षेत्र। तो फिर वही बात, अंग्रेजों के आने से पहले भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो फिर ये 3 पॉइंट बेसिकली आ जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय का इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था और प्रोग्रेसिव था। दोबारा समझ लें, वही बात जो हमने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ी है कि जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिंदुस्तान, तो हमको जवाब में बड़े आराम से देना होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिंदुस्तान was independent, self-reliant and progressive just before the advent of Britishers in Hindustan. सीधा सा, आजादी के समय कैसा था इंडस्ट्रियल सेक्टर? सीधी सी जवाब है, इट वॉज पुअर, इट वॉज बैकवर्ड, इट वॉज स्टैग्नेंट। यानी आजादी के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर था, बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था। अब फिर हमको पढ़ना होगा यहां पर कि आजादी के, अंग्रेजों के आने से पहले और आजादी के समय के बीच में जो अंग्रेजों का जो शासन है, ये जो 200 साल का जो शासन है, उसमें ऐसा क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गया, जो कि ठीक अंग्रेजों के आने से पहले इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रोग्रेसिव था। तो इसको जानने के लिए हम केवल उस समय के यानी अंग्रेजों के आने से पहले के जो सेल्फ रिलायंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि अंग्रेजों के आने से पहले ये पूरी दुनिया में फेमस थी। इट हैड वर्ल्ड वाइड reputation of fine quality, and high
हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो अंग्रेजों के आने से पहले जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो अपनी फाइन क्वालिटी की वजह से और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप की वजह से पूरी दुनिया में फेमस थी। ये ना केवल हिंदुस्तान की जरूरतों को पूरा करती थी बल्कि दुनिया में भी अपनी क्वालिटी फुल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस थी। यहां अगर राजाओं के वैभव की अगर बात होती है, उनके विलासितापूर्ण जीवन की अगर बात होती है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि वो सारी चीजें उस समय के राजाओं को भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही प्राप्त होती थी। भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही प्राप्त होती थी। भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना फेबुलस था कि अंग्रेजों के आने से पहले वो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था। यहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते थे और उसके बदले में वहां से सोने चांदी भारत में आया करते थे। यानी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत के लिए सोना चांदी कमाने का एक जरिया हुआ करता था। भारत से व्यापार करना लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट की बात होती थी। अंग्रेज भी बहुत दूर से हमारे यहां व्यापार करने आए थे और उन्होंने हमारे यहां के व्यापार को देख करके और उसके मुनाफे कई गुना मुनाफे को देख करके उन्होंने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया और इस बात का पूरा प्रयास किया पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के बाद कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो ब्रिटिश न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर को चुनौती दे सकता है, उसको कैसे भी बर्बाद किया जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनने वाले प्रोडक्ट के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाए, हैवी ड्यूटीज लगाई, ताकि ना केवल वो भारत में महंगा हो जाए बल्कि पूरी दुनिया में महंगा हो जाए और इसकी डिमांड कम हो जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसानों को मजबूर कर दिया कि वो अपना कच्चा माल भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ना बेचे, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर को कच्चे माल नहीं मिल पाए और इनके प्रोडक्शंस कम हो गए। यहां तक कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उस समय के काश्तकारों के और जुलाहों के अंगूठे तक कटवा दिए, जिससे कि फाइन क्वालिटी के प्रोडक्शन प्रोड्यूस ना किए जा सके। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसके दम पर भारत का गांव इंडिपेंडेंट था, वो गांव डिपेंडेंट हो गया। वो गांव जो ना केवल शहरों के बल्कि कई जगहों के, यानी विदेश दुनिया के कई जगहों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता था, अब केवल अपनी जरूरत को पूरा करने के भी लायक नहीं रहा। केवल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर अडॉप्ट किया एंड ब्रिटिशर्स डिड देयर बेस्ट टू एक्सप्लॉइट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट एवरी लेवल so that they must increase their industrial profit by selling products in India, means Hindustan. अगर अंग्रेजों को हम देखें तो उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कमजोर करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि यहां पर कोई नई मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप ना कर पाए, कोई भी नई मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप ना कर पाए। तो इसको जरा ध्यान से सुन लें। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, India lagged behind
in the growth of industrial sector. Britishers systematically destroyed Indian handicraft industries, and no modern industrial base was allowed to come up in this India. किसी भी इंडस्ट्रियल बेस को उन्होंने इंडिया में डेवलप होने नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को यहां पर एडॉप्ट किया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई। अंग्रेजों के दो मकसद थे। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। पहले मकसद में यह आता है कि वो भारत से सस्ते दर पर रॉ मटेरियल को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे कि भारत के जो स्टेटस है वो इतना गिर जाए कि केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही वो एक्सपोर्ट करे। They decided to reduce India to the status of exporting raw material to the British industries. और दूसरा जो उनका मेन इंटेंशन था, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। British manufactured goods in India at higher rate, or in Indian market at higher rate. Main intention was to get profit, and for that they adopted exploitative policy, and wherever they got chance, they did not miss the chance. जहां मौका मिला वहां उन्होंने मौके को खोया नहीं और सिस्टमैटिक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करने का प्रयास किया। चूंकि अब तो राजा भी नहीं थे, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अंग्रेजों का मकसद पैसा कमाना था। उनका मकसद अंग्रेजों के यहाँ के इंडस्ट्रीज के बनने वाले प्रोडक्ट को हैवी कीमत पर भारत में बेच के फायदा कमाना था। इसलिए उन्होंने कभी भी इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स could not be sold in Indian market easily and safely with high profit. Now we will study about another sector which is also important for analyzing, so that we must understand about the status which we received on the eve of independence on 15th August 1947. अब जो तीसरा पॉइंट है उसको पढ़ना जरूरी है। फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार होता है। फिर यहां पर वही क्वेश्चन है जो पहले दो बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पे पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम पे पढ़ चुके हैं कि आजादी के समय फॉरेन ट्रेड कैसा था। फिर आप वही जवाब दे सकते हैं कि आजादी के समय फॉरेन ट्रेड बैकवर्ड था,
पुअर था एंड स्टैग्नेंट था. Means the moment question is being asked, what was the condition of the foreign trade on the eve of independence? You can reply very easily. On the eve of independence, Indian foreign trade was poor, backward, and stagnant. It was full of loss. It was full of loss because export value of Indian trade was less than the import value of Indian trade. Its total export value was lower than the total import value, due to which Indian foreign trade was in huge loss. ऐसा नहीं है कि इंडियन ट्रेड को नुकसान था. नहीं, यहां समझ लें, आजादी के समय ये दिखने में लगा कि ये नुकसान था. अदरवाइज आजादी से पहले ये सारा बेनिफिट, इस ट्रेड का सारा बेनिफिट अंग्रेज ही उठाते थे, सारा बेनिफिट. अब इस चीज को हम समझेंगे, क्योंकि जब हम अंग्रेजों के शासनकाल में पढ़ेंगे तो उस समय हम ये देखेंगे कि अंग्रेज रॉ मटेरियल्स को यहां से एक्सपोर्ट बाहर करते थे, सस्ता किसानों से खरीद करके अपने मुताबिक बेचते थे. वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यहां ले आकर के भारत में बेचते थे. तो सारा फायदा वही कमाते थे, यहां के ट्रेडर्स नहीं कमाते थे. लेकिन फिर भी हम फॉरेन ट्रेड को समझने का प्रयास करेंगे. अंग्रेजों के आने से पहले फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोग्रेसिव था. यस, इट वॉज इंडिपेंडेंट, it was self-reliant, it was progressive, and it was giving fabulous wealth to the Indian rulers at that period. उस समय के राजाओं को बहुत बड़ी मात्रा में ये फायदा करवाया करते थे. अगर हम फॉरेन ट्रेड को देखें तो उस समय फॉरेन ट्रेड काफी डेवलप था और पूरी दुनिया में मशहूर था. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था. यहां से गुड्स, फिनिश्ड गुड्स पूरे दुनिया में जाया करते थे और पूरी दुनिया से गोल्ड और सिल्वर भारत में आया करते थे. यानी अंग्रेजों से आने से पहले फॉरेन ट्रेड काफी फेबुलस था. मगर अंग्रेजों के आने के बाद वही फॉरेन ट्रेड अब भारतीयों के पक्ष में नहीं रहा, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वर बीइंग एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली. अब हमें यह समझना होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा हुआ क्या. तो इसके लिए हम पहले पॉइंट पर आएंगे, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब इसको हमको देखना होगा, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो इसको हमें देखना होगा. कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, यानी फॉरेन ट्रेड की रचना. पहले भारत से बाहर भारतीय फिनिश्ड गुड्स को बेचा करते थे और बाहर से गोल्ड भारत में लाया करते थे. मगर अंग्रेजों ने इसको चेंज किया. अंग्रेजों ने भारत में, भारत के प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटीज को इंपोज कर दिया. हैवी ड्यूटीज को इंपोज किया. Heavy duties were imposed on the product of on the Indian products, due to which Indian products became dearer and could not be sold like previous years. So Indian traders got loss. Means British traders were giving government protection and help during the British rule, and Indian traders were not being protected
बाय द ब्रिटिशर्स। इंडियन ट्रेडर्स को किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उनके प्रोडक्ट पर टैक्स इंपोज किए गए, जिसकी वजह से वो इंडिया जो बाहर पहले प्रोडक्ट्स को बेचा करता था, अब अपने फिनिश्ड गुड्स को, अपने क्वालिटी फुल प्रोडक्ट को अब केवल रॉ मटेरियल बाहर भेजने लगा। मींस इंडिया वॉज reduced to exporter of primary product and importer of ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी इंडिया का वो स्टेटस जो विदेशों में पहले अपने यहां के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचना था, वो अब केवल प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर बन के रह गया। केवल प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर, यानी टोटल कंपोजिशन चेंज हो गया। मीन्स होल कंपोजिशन वॉज अपेंड। Previously, Indian economy was able to export finished products from India to rest part of the world, in place of which Indian traders were getting fabulous wealth from different part of the world, जिसकी बदौलत इंडियन ट्रेडर्स दुनिया से बड़ी मात्रा में पैसा कमाया करते थे, सोना और चांदी कमाया करते थे। मगर अब एवरीथिंग वॉज अप एंड, सब कुछ उल्टा हो गया। अब इंडियंस और इंडियन ट्रेडर्स बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। अब प्राइमरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर हो गए, यानी रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ जूट, सुगर कैन, अफीम, these were being exported by the Indian traders, even not according to will of them. They were selling all these according to the will of the Britishers. Even that trade was monopolized by the Britishers. वो ट्रेड भी अंग्रेजों के द्वारा मोनोपोलाइज था, उसका एकीकृत किया गया था, उस पर एकाधिकार था। यानी टोटल मोनोपोली कंट्रोल था। दूसरा पॉइंट है इसका, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसके विषय में मैंने बता ही दिया। पहले भारत से बाहर प्रोडक्ट जाते थे, इंडिया वॉज सेंडिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अंग्रेजों के यहां से आने लगा। देखिए, पूरी दुनिया से नहीं आ रहा है, केवल अंग्रेजों के यहां से आ रहा है। और 50% बिजनेस भारत का केवल अंग्रेजों के साथ था। 50% ट्रेडिंग वॉज बीइंग डन बाय द इंडियंस विद द ब्रिटिशर्स ओनली, और बाकी के 50% केवल उन्हीं देशों से के साथ था जहां पर अंग्रेजों का अपना कब्जा था या अंग्रेजों का कहीं ना कहीं अधिकार था। यानी होल ट्रेड वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेजों का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल, अंग्रेजों का मोनोपोली कंट्रोल था, एकाधिकार था इस बिजनेस पर। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत को, जो सेंटर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, उनको सेंटर ऑफ कंज्यूमर में बदल दिया। मींस
यानी पूरा का पूरा भारत जो पहले सेंटर ऑफ ट्रेड के नाम से मशहूर था, अब वो सेंटर ऑफ कंज्यूमर के नाम से मशहूर हो गया। सेंटर ऑफ कंज्यूमर के नाम से मशहूर हो गया। यानी अब भारत ब्रिटेन के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को अपने यहां कंज्यूम करने लगा। यानी भारत की कमाई धीरे धीरे भारत से बाहर जाने लगी। भारत की कमाई धीरे धीरे भारत से बाहर जाने लगी। तीसरा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब देश आजाद था उस समय एक्सपोर्ट वैल्यू भारत की कम थी और इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा थी, जिसके भारत को लॉस हो रहा था। मगर वही चीज जब हम अंग्रेजों के शासन में काल में पढ़ेंगे तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि इस टोटल बिजनेस को कंट्रोल तो अंग्रेजों ने किया था, तो उन्होंने ही अपने फायदे के मुताबिक एक्सपोर्ट वैल्यू भारतीयों की जो प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी और जो केवल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए थी, उसके थ्रू उनको फायदा होता था। और चूंकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स केवल इंडिया में आते थे, उनके द्वारा बेसिकली इंडिया में आते थे, तो उसके इस वजह से अंग्रेजों को काफी फायदा होता था। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। महात्मा गांधी ने जब भी अवज्ञा आंदोलन किया तो अहिंसा आंदोलन को उन्होंने अडॉप्ट किया और देशी मूवमेंट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि देशी मूवमेंट के तहत अंग्रेजों का वो बिजनेस जो 104 करोड़ का हुआ करता था, केवल महात्मा गांधी के देशी मूवमेंट के कारण 54 करोड़ का हो गया। यानी 104 करोड़ का बिजनेस घट के 54 करोड़ का हो गया, यानी टोटल आधा हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान महात्मा गांधी जी ने अपने स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा अंग्रेजों को पहुंचाया था। इसीलिए अंग्रेज महात्मा गांधी से डरते थे, क्योंकि उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया, ना गोली चलाई ना तोप चलाई, केवल डायरेक्ट उनके ट्रेड पर हमला किया, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। इस वजह से महात्मा गांधी जी को ग्रेट पॉलिटिशियन भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा इतना बड़ा लॉस ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाया कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को अलग तरीके से देखने का प्रयास किया। खैर, हम तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, तो यहां हमको देखना होगा लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जो भी था, अंग्रेज उसका इस्तेमाल अपने लिए करते थे। पहला जो भी एक्सपोर्ट था उसका इस्तेमाल वो अपने को भारत में सेव करने के लिए, अपने को भारत में प्रमोट करने के लिए करते थे। अपनी सैलरी का पेमेंट इसी सरप्लस अमाउंट से लेते थे। अगर कहीं भी दुनिया में ब्रिटिश ऑफिस हुआ करती थी तो उसकी पेमेंट यहीं से जाती थी। दुनिया में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं भी लॉस होने लगी या होती थी, उस लॉस की भरपाई भी यहीं से होती थी, यानी इंडियन फॉरेन ट्रेड्स के थ्रू ही हुआ करते थे। इसके अलावा अगर अंग्रेज कहीं लड़ते थे, युद्ध करते थे, उस युद्ध का भी हर्जाना भारतीय ट्रेड से लिया जाता था। देखिए, मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं होगा, बट ऐसा था। मींस मोर एक्सपोर्ट। और एक और बात, क्योंकि बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट अभी इंडियन मार्केट में तो रहेगा नहीं, तो वो उसके कंज्यूमर भारत में प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इससे इंडियंस को भी उसका नुकसान था। मींस मोर एक्सपोर्ट एम्प्लॉयड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल कमोडिटीज इन डोमेस्टिक मार्केट टू कंज्यूम बाय द कॉमन कंज्यूमर्स, एंड इट क्रिएटेड the problem of scarcity of essential commodities in the country. इसकी वजह से essential commodities की तो कमी थी ही,
export surplus did not bring gold and silver to the India, which was previously providing for the Indians. जो भी सरप्लस था पहले भी, वो सारा गोल्ड पहले भारत में आता था, अब सारा गोल्ड अंग्रेजों के पास जाने लगा और अंग्रेज अमीर बनने लगे, अंग्रेज अमीर बनने लगे। जो भी इसके द्वारा कमाई थी, that was used to make payment for expenses of Indian office set up in Britain. जो भी इंडियन ऑफिस ब्रिटेन में सेटअप थे एंड अदर कॉलोनाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रिटेन, वहां पर इसकी पेमेंट होती थी। दूसरा, एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स जो भी लड़ाई लड़ते थे उसकी पेमेंट इसके थ्रू जाया करती थी। एंड फाइनेंस टू इनविजिबल आइटम्स लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सबका पेमेंट लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस के थ्रू होता था, जिसकी वजह से भारत का जो वेल्थ है भारत से निकल करके ब्रिटेन में चला गया और गया, जिसका विरोध किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त केवल अंग्रेज ही मालिक थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों का विरोध करें। अब न्यू टॉपिक हम देखेंगे जिससे प्रॉब्लम्स को समझा जाए, और अब इसके लिए हम अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि भारत में जो जनगणना है उसका प्रारंभ तो अंग्रेजों ने ही किया, यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात आप जान लीजिए, पहला जो सेंसस है, जो फर्स्ट सेंसस है, वो 1871 में हुई, लेकिन पहली ऑफिशियल सेंसस वो 1881 में हुई, और इसके द्वारा हमें यह मालूम पड़ा कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अनइवन है। अनइवन पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हुई, और हम ये पाते हैं कि अपने फर्स्ट स्टेज तक, यानी 1881 से लेकर के 1921 तक का जो इंडियन स्टेज है, उसमें भारत की जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट थी, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थी, यानी भारत की पॉपुलेशन ठहरी हुई थी। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की वजह से भारत की जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट थी, ठहरी हुई थी। क्योंकि अगर हम 1921 का अगर आंकड़ा देखें तो at every 1048 people were getting birth, which was reduced to 42 at per thousand at 1921, and this we get in 1940, यानी अप्रोक्सीमेटली जो बर्थ रेट थी वो हाई थी, और जो डेथ रेट थी जिसके बारे में अगर हम देखें तो डेथ रेट उस समय 1941 में, अगर हम 1921 की अगर हम बात करें तो 1921 में जो डेथ रेट थी वो अप्रोक्सीमेटली 42 थी
every 1000 पॉपुलेशन, जो कि घट करके 27 एट एवरी 1000 हो गई 1940 में। यानी हाई बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से इन जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट हो गई। वो क्या हो गई? स्टैग्नेंट हो गई। यानी इंडियन पॉपुलेशन अपने फर्स्ट स्टेज में, यानी इस स्टेज में स्टैग्नेंट थी, यानी ठहरी हुई थी। इसमें कोई खास वृद्धि हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज में हम देखेंगे 1921 से टिल टुडे। यहां हम देखते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद से इंडियन पॉपुलेशन में हम इंक्रीमेंट देखते हैं, और यही कारण है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। अब इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिर से हर लेवल पे बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट स्टेज को पाते हैं। बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट स्टेज को पाते हैं। तो पहला कारण जिसको मैंने यहां पे अभी डिफाइन किया, ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड ड्यू टू डेथ रेट, हाई डेथ रेट, Indian population was stagnant in its first stage, and in another stage it started to increase. मगर यहां देखने वाली बात है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जो इस बात को बताता है कि उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया इंडियंस को। वो इंडियंस के लिए केयरलेस थे। वो इंडियंस को अच्छी फैसिलिटीज देने की स्थिति में नहीं थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज उस समय रही होगी। यही कारण है कि हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट हमको उस समय की इकोनॉमी में देखने को मिलता है। यानी लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर वेरी पुअर ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देयर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग नहीं थी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी उस समय अवेलेबल नहीं थी तो केवल अंग्रेजों के लिए और केवल अमीर लोगों के लिए, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए नहीं थे। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोग्राफिक पॉइंट पे, इट वाज ओनली 16%। और अगर औरतों को देखें तो लिटरेसी रेट औरतों का 7% था। लिटरेसी रेट के पॉइंट पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों का जो इन्वॉल्वमेंट है भारतीयों के लिए वो कैसा रहा होगा। अंग्रेजों का मकसद भारत में मुनाफा कमाना था, भारत का विकास करना नहीं। अगर अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम में लॉर्ड मैकॉले के मुताबिक अगर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रयास किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जिस समय इसका निर्णय लिया गया उसके अगले 60 सालों तक तो वो पैसा खर्च ही नहीं किया गया, और अगर किया गया तो केवल ऐसे भारतीयों को बनाने के लिए किया गया, ऐसे इंडियंस को बनाने के लिए किया गया जो दिखने में भारतीय जैसे हों मगर उनकी सोच, उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अंग्रेजों की तरह हो। यानी वो भारतीयों इंडियंस को ट्रांसलेटर बनाना चाहते थे ताकि वो अंग्रेजों का काम करें। देखिए यहां पर भी बात जानने वाली बात है। हायर एजुकेशन वॉज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स इंटेंशनली, दे वर नॉट रेडी टू वर्क ओवर इट। देयर मेन इंटेंशन वॉज टू क्रिएट ट्रांसलेटर इन इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी में केवल ट्रांसलेटर बनाना चाहते थे, केवल ट्रांसलेटर, ताकि अंग्रेजों का शासन भारत में
मजबूत किया जा सके, एंड दैट वाज बीइंग डन ओनली टू फॉर्म द ब्रिटिश रूल इन इंडियन टेरिटरी। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एट दैट पीरियड इट वाज वेरी लो, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स ओनली, 32 ईयर्स ओनली, केवल 32 साल। आज की डेट में अगर हम देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स। तो आज की ईयर में और अंग्रेजों के शासनकाल में देख लीजिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी कम थी और आज कितनी ज्यादा है। हालांकि फिर भी हम आज शिकायत करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, तो उस समय सोच लीजिए कि कैसी रही होगी। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आज के समय में अप्रोक्सीमेटली 32 है, उस समय में 2 जो आज की डेट में 32 है और 2015 में 37 थी, वो अंग्रेजों के समय में 218 थी। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस समय मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई थी, जो भारतीयों के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं थी। इन सारी चीजों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अंग्रेजों का जो मकसद था वो भारत का विकास करना नहीं था, और इन सभी की वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इमर्ज्ड इन इंडियन इकोनॉमी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंट फीचर केम इन इंडियन इकोनॉमी। इन सभी फीचर्स की वजह से एक अजीब सी मायूसियत, गरीबी, ठहराव भारतीय अर्थव्यवस्था में आजादी के समय देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कुछ किया, मगर फिर वही बात है कि अंग्रेजों की नीयत क्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अंग्रेजों ने भारत में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं वो सब आज भी इतने सालों के बाद वैसी की वैसी ही मौजूद है। यानी इंडियन इकोनॉमी में अंग्रेजों का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी सुदृढ़ माना जाता है। तो जरा इसमें भी हम देख लेते हैं कि जब इतना मजबूत था तो वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप क्यों नहीं कर पाया। क्या कारण था कि इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे रोड को। तो पहली बात आप जान लें, अंग्रेजों के पहले भी भारत में रोड थी, सभी मौसम के लिए नहीं थी, मगर उससे भारतीयों का काम चल जाता था। मगर जब अंग्रेजों ने इसको बनाया है तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल रॉ मटेरियल को मोबिलाइज करना था। यानी भारत के अंदर वाले इलाकों से इंडियन रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके पोर्ट तक लाना था, जिससे वो समुद्री रास्ते से वो ब्रिटिश एम्पायर में यानी ब्रिटेन तक वो इन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकें। दे वांटेड टू इंपोर्ट इंडियन रिसोर्स फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन
फॉर न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अंग्रेजों के यहां जो नई डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थी, वहां भारतीय रिसोर्स को पहुंचाने के लिए उन्होंने रोड का निर्माण किया। इसके अलावा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने रोड का निर्माण किया और मुख्य जगहों को पोर्ट से और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से जोड़ने का प्रयास किया। यानी रोड बनाने का इंटेंशन भारत का विकास करना नहीं था, अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना था, ताकि अंग्रेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करें और भारत में वो अपने शासन को और सुदृढ़ कर सकें। मीन्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इन इंडिया दे मैन्युफैक्चर्ड रोड्स एंड फॉर दैट they joined internal part of Hindustan to the port of Hindustan so that resources of Hindustan must be exploited for development of newly developed industries of Great Britain. ग्रेट ब्रिटेन के विकास के लिए उन्होंने भारत में रोडों का विकास किया और मुख्य मकसद उनका भारत के संसाधनों का शोषण करना था, यानी एक्सप्लॉयटेशन करना था। अंग्रेजों का एक इंपॉर्टेंस है, वो है रेलवे के नाम पर। रेलवे के नाम पर है। रेलवेज के थ्रू बहुत बड़ी मात्रा में भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा रोड्स में हुआ वैसे ही यहां पर भी रेलवे को माइंस से जोड़े गए, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वाले एरिया से जोड़े गए, ताकि बड़े आराम से चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सके। यानी जो रेलवे बनाई गई उसका मकसद अंदर के पार्ट को पोर्ट से जोड़ना था। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली। इंट्रोडक्शन भारत में 1850 में हुआ, लेकिन अपने परफॉर्मेंस में आई 1853 में। इसको लेकर के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली और मेन मकसद यहां पर कहीं ना कहीं रेलवे के थ्रू भारत के रिसोर्सेज को पोर्ट तक लाना और फिर उसको ब्रिटेन तक पहुंचाना था। इससे दो काम हुए। पहला तो भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ, बड़ी मात्रा में पैसा आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई भारत के विकास के लिए तो किया नहीं गया था। जाहिर सी बात है, इस इन्वेस्टमेंट से अब अंग्रेजों ने भारत को एक्सप्लॉइट किया। भारत का एक्सप्लॉइटेशन तेज हो गया, जो पहले धीरे धीरे चल रहा था और तेज हो गया। हालांकि इससे फायदा इंडियंस को भी हुआ, इंडियंस यूनाइटेड हुए, मगर ज्यादा फायदा अंग्रेजों का हुआ। इन्वेस्टमेंट हुआ, नौकरी के ऑप्शंस बढ़े, अपॉर्चुनिटी बढ़ी, मगर उस अपॉर्चुनिटी से इंडियंस की लिविंग स्टैंडर्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनके लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की लिविंग स्टैंडर्ड, उनके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा विकास हुआ रेलवेज के थ्रू। अगर हम देखें तो रेलवेज के थ्रू बहुत बड़ी मात्रा में सिस्टमैटिक तरीके से दूर के इलाके को पोर्ट से जोड़ा गया। मींस डिस्टेंट प्लेस वर ज्वाइंट फ्रॉम द पोर्ट। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल जो बैरियर थे पोर्ट और रोड्स के द्वारा, वो फिनिश हो गए और अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने लगे और इससे नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है, मगर अंग्रेजों का भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मजबूत हो गया। अब कहीं पर भी अंग्रेजों की आर्मी बड़े आराम से किसी भी इलाके में पहुंचाई जा सकती थी, क्योंकि अब दूर दूर के इलाके पोर्ट से जोड़े जा चुके थे।
ट्रेन के थ्रू जोड़े जा चुके थे बड़े आराम से। इसमें लोगों को काफी नौकरी मिली, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इट क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें, इसके थ्रू फॉरेन ट्रेड भी डेवलप हुआ, लेकिन किसके फेवर में? अंग्रेजों के फेवर में। देखिए, दिमाग में रखने की बात है, फॉरेन ट्रेड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रोड एंड रेलवेज, बट इट वॉज इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। ये केवल अंग्रेजों के फायदे में थी, इंडियंस के लिए नहीं। थोड़ा सा फायदा रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को प्यास लगी है और 2 बूंद उनकी जीभ पे डाल दिया गया तो जिंदा रह गया, लेकिन प्यास तो नहीं बुझी। इस तरह का भारतीयों को फायदा था, मगर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा था। इसके अलावा अगर हम इसको गौर से देखें तो हम ये पाते हैं कि अंग्रेजों का जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन ट्रेड्स को और ज्यादा फास्ट करने के लिए था। इन्होंने एग्रीकल्चर, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसने एग्रीकल्चर को भी कॉमर्शियलाइज करने में मदद की, क्योंकि अब चीजों को बिहार जैसे और उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और जैसे इलाकों में प्रोड्यूस करके कलकत्ता तक बड़े आराम से बेचा जा सकता था, क्योंकि नाउ थिंग्स कुड बी सेंड फ्रॉम फॉर अवे प्लेसेस टू द मार्केट प्लेसेस बाय द रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन में भी इसका रोल है, मगर अगर फायदे की बात करें तो वो अंग्रेजों के ही फेवर में था, इंडियंस के लिए नहीं, क्योंकि एवरीथिंग वाज फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजों के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए था और किसी के लिए नहीं था। तीसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आती है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस अंग्रेजों ने किया। इसके लिए हम लोग ब्रिटिशर्स के लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें तो 1920 में एयर ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था वो काफी स्ट्रांग था, और अंग्रेजों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ट्रेडिंग बहुत सेफ हो गई। मगर अंग्रेजों ने यहां पर भी अपनी कनिंगनेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग उन्होंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू करना कंपलसरी करवा दिया। यानी इंडियंस के पास अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था तो दैट वाज नॉट अलाउड फॉर ट्रेडिंग, एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ देम टू ट्रेड और टू कैरी द गुड्स फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पस। यानी यहां पर भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अंग्रेजों का डेवलप्ड हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत स्ट्रांग नेवी और एयरफोर्स केवल अंग्रेजों के पास थी, और अंग्रेज ही के भी बड़े बड़े अधिकारी एयरफोर्स और नेवी के बड़े बड़े अधिकारी थे। यहां तक कहा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में एक भी इंडियन पायलट नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों से ट्रेनिंग लेने के लिए उनको रोकना ही था। तो इस तरीके से भी हमको पता लग सकता है कि ये जो सिस्टम है वो केवल अंग्रेजों के प्रोटेक्शन के लिए थी, उनके प्रमोशन के लिए थी, इंडियंस के लिए नहीं थी। लास्ट में बचता है कम्युनिकेशन। अगर हम इंडियन कम्युनिकेशन को देखें तो यहां पर मॉडर्न पोस्टल सिस्टम ऐसा नहीं है कि पोस्टल सिस्टम भारत में नहीं था, बट मॉडर्न पोस्टल सिस्टम नहीं था, और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस अंग्रेजों ने किया। अब बड़े आराम से मैसेज को कन्वे किया, ट्रांसपोर्ट पोस्टल सिस्टम के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जा सकता था। इसके अलावा भारत में टेली कम्युनिकेशन,
टेल कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस अंग्रेजों ने किया और इसके इंट्रोडक्शन के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी इंक्रीज्ड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी इंक्रीज्ड। भारत अंग्रेजों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी थी, प्रशासनिक क्षमता जो थी, वो काफी डेवलप्ड हो गई और वो अब बड़े बड़े और दूर दूर भारत के इलाकों में बड़े आसानी के साथ कंट्रोल करने लगे। यानी बड़े आराम से वो मैसेज को कन्वे कर सकते थे, जिसको कन्वे करना पहले पॉसिबल नहीं था। यानी उस जमाने में टेल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही वरदानदायक साबित हुआ भारत जैसे बड़े इलाके को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। यानी इस प्रकार से एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी एनालाइज करने के बाद हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने इन सारे सिस्टम को अपने मुताबिक इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। केवल अपने लिए काम किया। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी काम कितना भी बुरा हो, अगर अच्छी नीयत से किया जाए तो उस बुरे काम में भी अच्छा हो जाता है। लेकिन कितना भी अच्छा काम हो, अगर बुरी नीयत से किया जाए तो वो अच्छा काम भी कभी फलदायक नहीं हो सकता। तो अंग्रेजों ने जो भी काम भारत में किया, उसके पीछे जो इंटेंशन था, दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एंड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। तो जाहिर सी बात है, वो इंडियन इकोनॉमी को किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। इंडियन इकोनॉमी को हर कीमत पे एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। एंड फॉर दैट दे यूज्ड ऑल एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। They did their best only to exploit Indian resources so that British economy must get flourishment. That's all. इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो मैं ये चाहूंगा कि आप मैसेज करें, जिससे कि टॉपिक्स में जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उसको मैं समझा सकूं। दो पॉइंट बार बार पूछे गए थे कि पहला कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। तो देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज करना। यानी कि वो एग्रीकल्चर जो पहले केवल अपनी जरूरतों को पूरा करती थी, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, केवल अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी और थोड़ा बहुत मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हुआ करती थी, उसकी जगह पर अब पूरा प्रोटेक्शन केवल मार्केट के पर्पज से किया जाने लगा। और यही मार्केट के पर्पज से खेती का किया जाना ही कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। और इसका इंट्रोडक्शन भारत में अंग्रेजों ने ही किया। इसके लिए हम उनके लिए थैंकफुल हैं। मगर इसका सारा फायदा जब तक अंग्रेज रहे केवल अंग्रेजों को हुआ, इंडियंस को नहीं हुआ। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कन्वे करिएगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट क्लियर एज सुन एज इट इज पॉसिबल। थैंक यू।